योगेश्वर दत्त हमारे साथ हैं। योगेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के नवोदय टाइम्स में। धन्यवाद धन्यवाद राम राम। लॉकडाउन का समय है, पहला सवाल यही है कि आप लॉकडाउन के बीच क्या कर रहे हैं? देखिए, जब से भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया था, पहले 14 अप्रैल तक, वो बढ़ा के 3 मई तक हुआ है। हमारा मकसद ये है कि हम लॉकडाउन का पालन भी करें और लोगों तक मदद भी पहुंचाए। और हमारी सुबह से कोशिश ये होती है कि जो जरूरतमंद है हमारे नजदीक में, जहाँ भी हम मदद कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से वो उन तक राशन की मदद हो या कैसी भी तरीके की मदद हो, उन तक पहुंचाए। और लोगों से हम ये प्रार्थना और ये निवेदन करते रहते हैं कि आप घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, ये हम घर में रह के ही ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। इसलिए आप सभी घर में रहिए और लोगों को जागरूक करते रहते हैं हम, और खुद भी कोशिश करते हैं कि बहुत कम किसी काम से मतलब जाएं, बहुत कम जाए। और काम हमारा यही होता है और तो कोई काम नहीं, कि जरूरतमंद जो गरीब परिवार हैं, जिन तक राशन, जो रोज कमाते और खाते थे, उनको कोई खाने पीने की तकलीफ ना हो, उन तक वो हम राशन मुहैया करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल, आप लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ही सुझाव दिया था कि हर पेट तक भोजन पहुंचना चाहिए, इसके लिए हम साधारण भोजन का इस्तेमाल करें। कैसे आपको ये आइडिया आया और साधारण भोजन होता क्या है? पंजाब केसरी के दर्शकों से आप थोड़ा साझा कीजिए योगेश्वर जी। देखिए, मेरे को ना ये चीज आई क्योंकि एक बार मैंने पढ़ा था या कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने जब शायद चीन के साथ जंग थी या पाकिस्तान के साथ थोड़ा, कि बोला कि भाई देश में अगर राशन की कमी हो तो एक एक दिन बर्फ का उन्होंने सुझाव दिया था कि हम फास्ट रख सकते हैं एक दिन में। और लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब वो किया था उस पे, मतलब उसका वो पालन किया था और लोगों ने व्रत रहना स्टार्ट किया था। मेरे को भी यही था कि इतनी लंबी है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई चलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो खत्म वाली होने वाली है नहीं। पर ये हम यही कर सकते हैं कि हम एक टाइम मतलब थोड़ा कम खा लें, एक टाइम हम अपने रोटी चटनी के साथ खा लें, लस्सी के साथ ले लें, और जो हमारे नजदीक है, जो गरीब परिवार है, उन तक वो मदद पहुंचे। और जिस भी तरीके से हो, जैसे भी हो, जितनी भी इंसान से बन पड़े, वो मदद जरूर करे। क्योंकि हम 3 की जगह 2 रोटी खाएंगे तो 1 रोटी बच गई, 1 रोटी ऐसे दिन में 2 रोटी होगी, 2-3 रोटी मतलब किसी गरीब को हिस्से में जाएंगी, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है और उनकी मदद करनी बहुत जरूरी है। इसलिए उनको भी परिवार का समझ के अपना खाना अपने साथी को, अपने पड़ोसी को, अपने जो मजबूर है, जो गरीब है, उनको देना, ये मेरा सुझाव था। इसलिए मैंने चटनी रोटी की बात की थी। लेकिन अगर पहलवान योगेश्वर दत्त साधारण खाना खाएंगे तो फिर देश पदक कैसे जीत के लाएगा? आपके लिए तो अच्छी डाइट बहुत जरूरी है। आप कैसे दिन भर मेंटेन करते हैं खुद को? देखिए, फिलहाल आज की जो लड़ाई है, आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, और लोगों ये है कि हम किसी भी तरीके से हमें मदद करनी चाहिए। मेरा एक सुझाव ये था। इसलिए और वैसे भी भूख से रोटी कम ही खानी चाहिए। हम वैसे भी कम ही खाते हैं, जितनी भूख हो उतनी, उससे थोड़ी कम खाना वैसे भी खाते हैं। पर कोई भी खिलाड़ी का टारगेट एक अलग होता है, और अभी सभी खिलाड़ी जितने भी लॉकडाउन में अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी डाइट पे है, मेरी भी डाइट पर थोड़ा ध्यान रहता है, अपनी डाइट हम वो रखते हैं। पर फिलहाल आज के टाइम में मैं डाइट से ज्यादा जो नजदीक गरीब मजदूर हैं, उन पे हमारा ज्यादा ध्यान है। और मैं हर रोज लगभग 100-150 आदमियों का खाना खुद अकेडमी से सुबह बना के और उन तक पहुंचा के आते हैं। कि जैसे कि बाहर से लोग, MP से, बिहार से कुछ लोग मेरे गांव में ही हैं, वो यहीं पे फंसे हुए हैं, इसलिए उनको खाना, राशन पानी उनको पूरा मुहैया करा रहे हैं। उससे अलग जो भी नजदीक गाँव है, जितने भी गाँव से कोई हमें, हमने हर जगह नंबर दिया हुआ है कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और राशन से अलग भी बहुत से ऐसे कॉल हमारे पास आती हैं, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है, कोई डॉक्टर, क्योंकि बीमार तो इससे कोरोना से अलग कोई बीमारी तो चलती रहती है, किसी को किसी तरह की तकलीफ हो, तो तकलीफ दूर करने की हम कोशिश करते हैं। कैसे किसी भी तरीके से कोई परमिशन लेके अगर हॉस्पिटल पहुंचाना, तो वो काम भी हम करते हैं, तो हमें अपनी गाड़ी में पहुंचा के आना पड़े। योगेश्वर जी, कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हुए, अब अगले साल होंगे। ऐसे में क्या लगता है, जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे उनको और मौका मिला है? हालांकि कोरोना से जीतना बड़ा एक जरूरी काम है। पहले आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद देखिए, बुरे वक्त में भी हमें एक अच्छी सोच रखनी होगी, तभी हम कुछ आगे बढ़ सके, अच्छा कर पाएंगे। 1 साल ओलंपिक आगे बढ़ा है, इसलिए खिलाड़ियों को ये सोचना है, ये मन में धारणा बनानी है कि हमें 1 साल का और टाइम मिला है, अपनी गलतियां दूर करने का हमें और टाइम मिला है।
इसमें हम पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो वो फिर थोड़ा हम डाउन जाएंगे उसमें। इसलिए हमें अच्छा सोचना है। खिलाड़ी से अलग भी जो अपने घर पे सभी लोग डाउन हैं, घर में हैं, बोर होते हैं, उसको भी वो पॉजिटिव में मिले कि हम अपने परिवार को हम टाइम दे रहे हैं, कुछ प्लान करें कि भाई इस लॉकडाउन के बाद हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वो करना है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। इसलिए हर चीज का एक अच्छे से पालन हम कर सकते हैं, अच्छा उसका अच्छे तरीके से उस समय को हम निकाल सकते हैं अच्छी सोच के साथ। पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े, आपका ये कहना है, नेगेटिव ना सोचें। योगेश्वर जी, पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आपने खुल्लम खुल्ला चीन के खिलाफ भी कहा है कि टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टिकटॉक भारतीय संस्कृति के खिलाफ भी है, जिस तरह के वीडियोस पे बनते हैं। बकायदा आपने तो वोटिंग भी कराई थी। देखिए, मैं बिल्कुल मानना कि पूरी चाइना की वजह से है, हर रोज नई नई बातें चाइना के खिलाफ निकल के भी आती हैं। इसलिए मेरा तो मानना है कि चीन की हर चीज का बहिष्कार अगर सरकार नहीं कर सकती तो हमारी पब्लिक तो कर सकती है। सरकार की अलग कुछ नॉर्म होंगे, कुछ वो चीजें होंगी। और आप देखिए, जापान है, अमेरिका, बहुत सी कंपनियां हैं जो चीन को छोड़ रही है और कहीं और अपना कारोबार स्टार्ट करनी चाहिए है। इसलिए हम लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम आगे आके हम उस चीज का बहिष्कार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसकी कमर वैसे ही टूट जाएगी। अगर उसने ये षड्यंत्र के तहत ये चीजें की हैं तो पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक बहुत पीछे धकेला है और एक बहुत ही छोटी मानसिकता दिखाई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर इसमें कोरोना वायरस अगर उनकी वजह से उन्हें कुछ ये षड्यंत्र के तहत किया है तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनका बहिष्कार भी करना चाहिए। और हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी का देश है, हर चीज हम अपने देश में बना सकते हैं और चला सकते हैं, क्योंकि पूरी पूरी दुनिया में हमारे देश के लोग हैं। हमारे देश से, देशवासियों से ही, हमारे मेहनती लोगों से ये दुनिया आगे बढ़ रही है। आप कहीं भी देखिए, सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी होंगे। इसलिए वो चीजें हम हिंदुस्तान में भी बना सकते हैं और अपनी चीजें, स्वदेशी चीजें हम बना सकते हैं, उनका इस्तेमाल करें जिससे हिंदुस्तान को ही फायदा हो। खबर ये भी थी कि आपने भी अनइंस्टॉल कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने वो तभी डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे पास एक दो मैसेज आए कि भाई ये तो चाइनीज है, ये तो ऐसे ऐसे है। और फिर कोई, मेरे को लगता है कि हम भी लोग मतलब मेरे से इतना उम्मीद रखते हैं और ये है। और ठीक भी था, क्योंकि टिकटॉक पे कुछ ऐसा तो था नहीं कि भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा कि ये है वो है। इसलिए मैंने किया और बहुत से लोगों ने भी डिलीट किया उसको, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आए, इंस्टाग्राम पे भी आए कि भाई ऐसे ऐसे कि हमने पहलवान जी सर जी के हमें कर दिया है। वो काफी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत लोगों ने वो आपकी फिर डिलीट भी आपकी किया। सेल्फ फॉलोइंग बहुत है, आप युवा भी हैं, तो आपको युवा भी बहुत फॉलो करते हैं। आपकी इस बात का असर भी हुआ और बहुत सारे लोगों ने अनइंस्टॉल भी किया। योगेश्वर जी, सोशल मीडिया पे आजकल आप काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बबीता फोगाट वाले मामले में जिस तरह से जमात वाला इशू था, उस पर आपने आगे बढ़कर जो ट्रोलर थे उनकी खिंचाई की। सर, क्या था वो वाकया? आप बड़े देखिए, उसमें उसमें मैंने एक वो ट्वीट किया था, क्योंकि मैं वैसे ही ट्विटर पे मेरे आ गया है वो कि भाई ऐसे ऐसे कि आप पे फिल्म बन गई तो मशहूर हो गई, नहीं तो खिलाड़ी गोलगप्पे बेचते हैं। मैंने ये लिखा था कि खिलाड़ी गोलगप्पे बेचते हैं पर मेहनत का खाते हैं, किसी आगे भीख नहीं मांगते। और फिल्म कोई इंसान कुछ होता तब उसके ऊपर फिल्म बनती है, और फिल्म की कमाई भी जिसने फिल्म बनाई उसी ने खाई है। इनको क्या मिला? और लोग, इनके पास जो मेडल थे, मेडल नहीं, बड़े मेडल इन्हें अपने दम पे, सभी खिलाड़ी अपनी मेहनत से मेडल जीतते हैं, अपने दम पे जीते थे। जो पहचान बनी अपने दम पे बनाई है। वो बिजनेस है फिल्म बनाना, वो कल को आप पे बनाएंगे, हम पे बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? वो तो एक बिजनेस के तौर पे देखते हैं। उसकी बहुत ज्यादा जो कमाई बताते हैं कि 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की कमाई हुई है। कमाई तो सारी उसने, उसका फायदा किसने उठाया? बात वो है ना। अगर इन पे फिल्म बनी है तो फिल्म का फायदा किसने उठाया, बात वो थी। इसलिए मैंने बोला था कि कुछ है तो उनके ऊपर फिल्म बनी है, और फिल्म की कमाई भी उसी ने खाई है जिसने फिल्म बनाई है। इसलिए कोई एहसान नहीं किया फिल्म बना के। आपको लगता है कि मोदी सरकार आने के बाद जो अदर्स फील्ड के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको भी सम्मान मिलने लगा? खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, गीता बबीता की बात हो या तमाम जो पहलवान है जो दूसरे खेल में हिस्सा लेते हैं, उनको पहचान मिली अब। खिलाड़ियों को नहीं, देखिए, खिलाड़ियों को तो मतलब ओलंपिक मेडल जीतने बाद पिछले जब से भी ओलंपिक मेडल आने के पूरे देश में बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला, सभी ने बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया। और मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जब से बीजेपी सरकार में, तो एक लोगों का एक माइंड चेंज हो रहा है कि देश आगे कैसे बढ़ना। लोगों में देश भावना बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि सबसे मेरा मानना है, मैं शायद इसमें पता नहीं गलत हूँ या ठीक हूँ, हाँ, क्योंकि हम अपनी राय रख सकते हैं। मैं बीजेपी मैंने खुद ज्वाइन इसलिए की क्योंकि मेरे को इनकी बातें, हमेशा देश के लिए सोचना, देश के लिए बोलना,
और जो संघ के विचार है, आरएसएस के विचार है, उनसे प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और इसमें क्योंकि सबसे पहले देश है इनके लिए। आप ये बोल सकते हो कि बीजेपी आने के बाद लोगों को एक देश के प्रति नजरिया बदला है, सोच बदली है देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब लोग आज के टाइम में लोग बहुत ज्यादा लोग देश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, देश को। अब आप लॉकडाउन में देखिए, मोदी जी ने एक आह्वान किया था प्रधानमंत्री जी ने कि भैया हमें 22 तारीख को घर में रह के सारा दिन और शाम को निकलना है, घंटी या वो ताड़ी बजानी है। पूरे देशवासियों से भी वो किया, पूरे देश ने किया। उसके जनता कर्फ्यू की बात करें, उसके बाद लॉकडाउन तो 25-20 स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप दिया जलाने के बाद तो पूरे देशवासियों ने दिया जलाया तो देश के लिए। और इनकी एक आह्वान पे आप देखिए तकरीबन सारा देश लॉकडाउन है, सब अपने घर में है। वो चीजें हैं कि उनकी बात सुनते हैं, उनको पता है कि इतने कठिन समय में कठिन फैसले लिए हैं, देश हित में लिए हैं, तो लोगों के समझ में चीजें आई हैं। उसमें बहुत लोगों का माइंड चेंज हुआ है। सब अब आज के टाइम में सभी देश के लिए सोचते हैं, पहले भी देश के लिए सोचते हैं, ऐसी बात नहीं। पर कुछ लोग ऐसे तो ज्यादा बड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और किसी भी तरीके से देखिए आज पाकिस्तान को देखिए कितना मतलब बैकफुट पे है। नहीं तो पहले हर रोज पाकिस्तान सिर पे बैठ रहता था, पाकिस्तान को खुद मुश्किल होती रहती है। वो चीजें हैं कि देश हित की जब बात आती है तो मेरे को लगता है पार्टी के मामले के भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित के बारे में पहले सोचती है और बाकी चीजें बाद में है। और आप इसी कोरोना वायरस से किसे लगा सकते हो कि हमने लॉकडाउन कर दिया, लगभग 1 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन होगा और आगे बढ़ेगा नहीं, वो नहीं पता। आप अमेरिका को देखिए, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए लॉकडाउन नहीं किया अभी तक, पर हिंदुस्तान में सबसे पहले जान की कीमत है, इंसान की जो जान है वो कीमती है। जो माननीय प्रधानमंत्री ने वो चीज प्रूव की है कि हमें जान की कीमत है, अर्थव्यवस्था बाद की चीजें हैं, पहले हमारे लोग हैं वो बचने चाहिए। और वही इंसान बड़ा होता है जो सबसे पहले इंसान की कीमत समझता है। आगे एक सवाल थोड़ा हटके है। अभी तक पहलवानों को सिर्फ अखाड़े में गुस्सा करते देखा जाता था, रिंग में गुस्सा करते देखा जाता था, लेकिन योगेश्वर दत्त सोशल मीडिया पर भी गुस्सा कर रहे हैं। अलका लामा वाले मामले पर आपकी नाराजगी तक जाहिर हुई, सोशल मीडिया पे काफी बवाल हुआ। चूंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया तो ये सवाल उससे ही जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं आपको लगा कि जो बयान तमाम तरह के पीएम मोदी के लिए चलाए जाते हैं वो सही नहीं है इस दौर में? देखिए, कोई भी इतनी बड़ी एक ओहदे पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा ओहदा होता है देश में, सबसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बहुत बड़े दो ये शख्स होते हैं, और इनके बारे में बोलते हैं हिंदुस्तान में कैसे लोग हैं। कोई भी हो, इसमें चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो यार, फिर ऐसी अभद्र टिप्पणी करना आरएसएस के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए। और मैं इससे अलग भी कोई मेरे को लगता है तो मैं बात बोलता रहता हूँ, इसलिए मैंने वो चीजें बोली कि परवरिश का पता लगता है इंसान का कि क्या है, और फिर पर इंसान की ऐसे सोच पता लगती है कि वो इंसान की कैसी सोच है, उसकी मानसिकता कैसी है, वो मानसिक तौर पे कितना बीमार है, वो चीजें झलकती है इंसान के अंदर से कोई। और हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अपने से बड़े को सभी गालियां देते घूमेंगे फेमस होने के लिए। यहाँ पे जब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को गालियां दी जाती हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हिंदुस्तान का, अगर आप उस तरीके से देखोगे। नहीं तो किसी भी देश में आप जा सकते हो, ऐसे किसी भी अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति, अपने मुख्यमंत्री को कोई गालियां नहीं देता। आप राजनीति के अखाड़े में भी नजर आते हैं योगेश्वर जी। 2019 में हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, बहुत कम मार्जिन से आप वो चुनाव हार गए थे, कांग्रेस उस सीट जीत गई थी। अब श्री कृष्ण हुड्डा जी का निधन हो चुका है, तो क्या आप फिर से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो सीट फिर से खाली हो गई है? देखिए, इलेक्शन है अभी, तो पहले तो सबसे पहले कोरोना है, इससे जीतना हमें। ये इलेक्शन ये तो चलते रहते हैं, ये तो हार भी चलती रहती है, पर सबसे पहले जब फिलहाल की लड़ाई है वो कोरोना की है, इसमें जीतना है। उसके बाद इलेक्शन होगी, उसमें बाद देखते हैं कि कैसे क्या होता है। और हमारा काम हमेशा सेवा करना, समाज सेवा करने के लिए। योगेश्वर दत्त को मौका देगी तो क्या पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने? बिल्कुल बिल्कुल अभी भी खड़े उतर रहे हैं हम, क्योंकि मेहनत, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक जो भी हमारे लाख चीज होती है पहुंचाते हैं लोगों। जहाँ बिजली पानी की समस्या, इससे भी अलग जो भी समस्या है वो सरकार के सामने रखते हैं, दूर करने की कोशिश भी करते हैं लोगों की समस्या को, और आगे भी वो चीज करते रहेंगे। दो आखिरी सवाल आपसे लेंगे। एक, आप दिन भर करते क्या हैं, क्योंकि आप देश की शान भी हैं, पूरा शेड्यूल आपका क्या रहता है?
देखिए फिलहाल तो मैं बताया कि सुबह उठ के पहले आज के टाइम में बस मैं एक टाइम शाम को ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सुबह उठ के हम यहाँ पे खाना बनवाता हूँ, पैक करवाता हूँ, उसके बाद लोगों को जो गरीब मजदूर है उनको दे के आते हैं। दिन में कहीं पे जैसे फोन आ जाते हैं तो जो हमारी टीम है वो खाना पहुंचा के आती है, वहां से को मतलब एक आदमी जाता है, ज्यादा भीड़ नहीं लगती, सूखा राशन वो पहुंचा के आते हैं। और कुछ किताबें या आप इस इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं और शाम को ट्रेनिंग करते हैं। पर ज्यादा टाइम तो हमारा लोगों की सेवा में, जरूरतमंद की सेवा में लगा फिलहाल। योगेश्वर जी, आखिरी सवाल, आपने कोरोना की जंग में एक राशि दान की थी, वो राशि कितनी थी और बाकी देशवासियों से आप क्या अपील करते हैं? प्रधानमंत्री जो राहत फंड है उसमें किस तरह से सहयोग कर सकते हैं लोग? देखिए मैंने 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए थे और 2 लाख प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए थे। और मैं सबसे अनुरोध है कि जिससे भी जितना बनता हो, वो बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। जिसका 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए, जिसकी जितनी जो हैसियत है वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि इस विपदा की घड़ी में हम हिंदुस्तानी ही देश के लिए खड़े नहीं होगा और कौन खड़ा होगा। इसलिए इसमें सबको आगे आके ये लड़ाई ये सोच के लड़े कि ये लड़ाई मेरी खुद की है, हमें देश को बचाना, अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना भी है। और देश में कोई भूखा ना रहे, गरीब ना रहे, और उसकी मदद हम किसी भी तरीके से करें। और हम किसी भी तरीके से मदद जरूर करनी चाहिए, और हम ये मदद अपने आप ही करेंगे, किसी पे एहसान नहीं करेंगे। क्योंकि हम अगर किसी भूखे गरीब को खाना देते हैं तो वो हम अपने लिए, हम अपना सोचेंगे, कोई एहसान नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष में आप दीजिए अपनी, क्योंकि हम फर्ज बनता है हिंदुस्तानी का, देश को आगे बढ़ाने में योगदान होना चाहिए। और ये योगदान, ये मौका है, क्योंकि कभी कभी ऐसे मुश्किल के दौर आते हैं और उसमें हर इंसान के आगे आना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर आप काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और पहलवान होने के नाते अखाड़े में देश का नाम रोशन भी कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि लोग आपसे प्रेरणा लें और जिस तरह से आपने एक राशि दान की है, लोग आपकी बातों से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री राहत कोष में बढ़ चढ़कर दान भी दें। योगेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। राम 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 राम।